नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपको सीधे गुजरात लेकर चलते हैं, द्वारका, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। शनिवार से उनका गुजरात का दौरा, और अब क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको सुनवाते हैं। पार्क है, हजारों वर्ष पुराने पोर्ट सिटी लोथल की चर्चा दुनिया भर में है। आज अहमदाबाद शहर, रानी की वाव, चांपानेर और धोलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज बन चुके हैं। द्वारका में शिवराजपुर का ब्लू फ्लैग बीच है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद है। एशिया का सबसे लंबा रोपवे ये हमारे गिरनार पर्वत पर है। गिर वन, एशियाटिक लायन, ये हमारे गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के एकता नगर में है। रणोत्सव में आज दुनिया भर के पर्यटकों का मेला लगता है। कच्छ का धोरडो गांव दुनिया के सर्वोत्तम पर्यटन गांवों में गिना जाता है। नड़ाबेट राष्ट्रभक्ति और पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र पर चलते हुए गुजरात में आस्था के स्थलों को भी संवारा जा रहा है। द्वारका, सोमनाथ, पावागढ़, मोढेरा, अंबाजी, ऐसे सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में सुविधाओं का विकास किया गया है। अंबाजी में ऐसी व्यवस्था की गई है कि 52 शक्तिपीठों के दर्शन एक जगह हो जाते हैं। आज गुजरात भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की पसंद बनता जा रहा है। वर्ष 2022 में भारत आए 85 लाख से अधिक पर्यटकों में हर 5वां पर्यटक गुजरात आया है। पिछले वर्ष अगस्त तक करीब 15.5 लाख पर्यटक गुजरात आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने विदेशी पर्यटकों को जो ई वीजा की सुविधा दी है, उसका भी लाभ गुजरात को मिला है। पर्यटकों की संख्या में हो रही ये वृद्धि गुजरात में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियों, मैं जब भी सौराष्ट्र आता हूं, यहां से एक नई ऊर्जा लेकर जाता हूं। सौराष्ट्र की ये धरती संकल्प से सिद्धि की बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज सौराष्ट्र का विकास देखकर किसी को भी एहसास पहले कभी नहीं होगा कि पहले यहां जीवन कितना कठिन हुआ करता था। हमने तो वो दिन भी देखे हैं। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से इस समय की बड़ी खबर, बीजेपी ने यादवों का समर्थन पाने के लिए बनाई रणनीति। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी ने यादवों का समर्थन पाने के लिए बनाई रणनीति। यूपी के यादव बाहुल्य सीटों को साधने में बीजेपी जुट गई है। लखनऊ में 3 मार्च को यादव महाकुंभ का आयोजन होगा। महाकुंभ में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी शिरकत करेंगे। और जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनका ऐलान हुआ था, तो राजनीतिक पंडितों का यही कहना था कि बीजेपी इससे पूरे देश में यह संदेश देना चाहती है कि यादवों को भी वो मौका देती है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, जिस बात को लेकर अक्सर कहा गया था, जब मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया गया, तो यह कहा गया था कि एक बड़ा संदेश जाएगा पूरे देश में कि यादवों को भी मौका बीजेपी में मिलता है। और शायद अब उसी को बुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, यादवों का महासम्मेलन करके और उसमें मोहन यादव को बुलाकर।
देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जातीय समीकरण की बात करें तो लोकसभा चुनाव में यादवों को अब साधने के लिए मोहन यादव को बुलाया जाएगा और महाकुंभ होगा जो लखनऊ में 3 मार्च को, जिसका आयोजन किया गया। यूपी के यादव बाहुल सीटों को साधने में जुटी है बीजेपी। इसके पहले आजमगढ़ का वो दौरा कर चुके हैं। आजमगढ़ के दौरे के दौरान यादव कि उन्होंने बताया कि बीजेपी आपके साथ है, बीजेपी सबकी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास करती है और हम जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। विकास हमारा मुद्दा है और आप हमारे साथ जुड़िए। और देखिए, इसका फायदा आजमगढ़ के चुनाव में भी आप देख चुके हैं। आजमगढ़ में बीजेपी कहीं ना कहीं गढ़ में जाकर चुनाव जीती थी। अब उनको ये उम्मीद जग चुकी है बीजेपी को, अगर मोहन यादव को लाया जाएगा, ये एक जात जो है थोड़ी दूरी बनाए रखती थी, जो लगातार की वो हमें हमेशा समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक के तरीके से यूज करती है। ऐसा मोहन यादव भी पहले कह चुके हैं कि हमें वोट बैंक न रहे, हम मुख्य धारा में आए, विकास की मुख्य धारा में आए। तो कहीं ना कहीं यादवों को ये बताया जाएगा और उनको साधने की कोशिश की जाएगी। और जो सम्मेलन किया जा रहा है वो काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन है और 3 मार्च को किया जाएगा और बड़ा महासम्मेलन है, जिसमें खुद वो मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और जो बीजेपी के जो बड़े नेता है वो मौजूद रहेंगे। देखिए, ओबीसी की जितनी जातियां हैं उसको कहीं ना कहीं बीजेपी अब अपने साथ जोड़ना चाहती है। 2 जातियां समाजवादी के एकदम कोर वोटर हैं, कोर और बैंक है, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी अब अपने पाले में ला सकती है। अब देखना ये है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलों भरा दौर है। अब देखना ये है कि अगर कहीं यादव 4 या 5% भी चला जाता है बीजेपी के साथ तो काफी नुकसान होगा। जो गढ़ की सीटें हैं वहां से फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा उनके प्रत्याशियों को। तो कहीं ना कहीं अब ये बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी तो ट्रस्ट करेगी कि उसका वोट बैंक है वो। बिल्कुल सिद्धार्थ, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लेकिन बीजेपी की एक बड़ी कोशिश है समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की। अगली खबर का रुख करेंगे। अलीगढ़ से खबर है, प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। देश की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया है प्रियंका गांधी ने। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अलीगढ़ से, जहां प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी और वहीं से उन्होंने हुंकार भरी देश की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। क्या देश का मान सम्मान युवाओं से नहीं जुड़ा है, यह सवाल उन्होंने उठाया। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, प्रियंका गांधी ने यह सवाल किया है। किसान आज सड़कों पर बैठे हैं, प्रियंका गांधी ने यह सवाल भी केंद्र की सरकार से पूछा है, बीजेपी की सरकार से पूछा है। और तमाम बड़े आरोप बीजेपी की सरकार पर प्रियंका गांधी ने लगाए। उन्होंने सवाल किया कि युवाओं को रोजगार आखिर कब मिलेगा। उन्होंने सवाल किया कि आखिर युवाओं का मान सम्मान क्या जुड़ा नहीं है इस देश के साथ। और उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर सड़कों पर किसान क्यों बैठा है। कितने बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, G20 हुआ कि नहीं हुआ। सबने कहा देश का मान सम्मान बढ़ रहा है इससे, और तरह तरह के इवेंट होते रहते हैं जिससे कहते हैं कि देश का मान सम्मान जुड़ रहा है और बन रहा है। ठीक है, हम भी देशवासी हैं, हम भी खुश होते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या देश का मान सम्मान, यहाँ जो खड़े नौजवान बच्चे हैं, जो हमारे पुलिस वाले यहाँ तैनात हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनसे नहीं जुड़ा है? क्या देश का मान सम्मान आपकी महत्वाकांक्षाओं से, आपकी उम्मीदों से नहीं जुड़ा है? आपको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? जब आपका मान सम्मान बढ़ेगा तभी देश का मान सम्मान बढ़ेगा। आप चाहे अग्निवीर को देखिए, इतने सारे बच्चे गांव-गांव में यूपी में वर्जिश करते हैं, तैयारी करते हैं सेना के लिए। जब एक जमाने में एक ऐसी सरकार थी जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को, आपकी आशाओं को, आपकी उम्मीदों को आगे बढ़ाती थी, तब आपको सेना के जरिए रोजगार मिलता था। आज क्या हुआ है? अग्निवीर ले आए ना, वहां पे आपको रोजगार मिल रहा है। जहां PSU में रोजगार मिलता था वहां आप देखिए बड़े बड़े PSO बेच चुके हैं, अडानी जी को दे चुके हैं। तो जो गरीब तबका है, जो आम जनता है, उसका क्या फायदा हो रहा है? गहराई में ये सवाल आप समझो और पूछो। देखो, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। किसान तब भी सड़क पे बैठा था, आज भी सड़क पे बैठा है।
और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, प्रियंका गांधी ने अलीगढ़ में बड़ा सवाल उठाया और कहा कि क्या रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, देश के मान सम्मान से उनका मान सम्मान जुड़ा होना चाहिए या नहीं चाहिए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान आज सड़कों पर बैठा है तो क्यों बैठा है, इसका जवाब सरकार क्या देगी। किस तरह से इस बयान को देखा जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा असर करेगा क्या? देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी ने यात्रा के दौरान ये युवाओं से जुड़े कहीं कि ये बताइए क्या युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, क्या किसान आज सड़कों पर बैठा, तो इस तरीके का सवाल वो कहीं ना कहीं आम दिमाग से कोशिश ये कर रहे हैं कि आम लोगों युवाओं से जुड़ा जाए। लगातार इन्होंने लेने के लिए उद्योगपतियों ने क्या किया, इससे आपको क्या फायदा हुआ, आम लोगों को क्या फायदा हुआ, किसानों को फायदा क्या हुआ, क्या महत्वाकांक्षा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रही हैं और लगातार इस तरीके का बयान वो देती रहती हैं। अब देखना ये इसका कितना सियासी फायदा या आने वाले लोकसभा चुनाव में होता है, लेकिन बीजेपी प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी जो बयान हैं उसको कहीं ना कहीं पूरी सीरियस निकाल देते, कहते हैं कि हमने तो वो तो आंकड़े दिखाते हैं, कहते हैं हमने इतने रोजगार हमें नहीं कराया। तो ये चीजें हुई, तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर पहले ही प्रियंका गांधी ने बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार इस तरीके के जो बयान होते हैं उसको कहीं ना कहीं डिनाई करते हैं और कहते हैं कि हमने काम किया है और हम विकास के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पार्टी नेताओं के दल बदलने का सिलसिला तेज हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीएसपी छोड़ने के बाद रितेश पांडे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अन्य बीजेपी नेताओं की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने से पहले बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने मायावती को खत भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि लंबे समय से मुझे न तो पार्टी की बैठक में बुलाया जा रहा है और न ही नेतृत्व के स्तर पर संवाद किया जा रहा है। मैंने आपसे और शीर्ष पदाधिकारियों से संपर्क के लिए, भेंट के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उनका कोई भी परिणाम नहीं निकला। उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान वे अपने क्षेत्र में और पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को निरंतर मिलते जुलते रहे और क्षेत्र के कार्यों में जुटे रहे। ऐसे में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पार्टी को उनकी सेवा और उपस्थिति की जरूरत नहीं है, इसलिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देने के अलावा मेरे समक्ष कोई विकल्प बचा ही नहीं है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसी के साथ साथ तमाम आवास, 40,000 से ज्यादा आवास और 40,000 से ज्यादा आवास की प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धि करवाना, ये सारी की सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि एक विकसित भारत की यात्रा की तरफ हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इससे प्रभावित होकर के लोकसभा के अंतर्गत भी मैंने निरंतर पाया कि विपक्ष का रहने के बाद भी हमारी हर एक निवेदनों को स्वीकार किया गया, चाहे वो अयोध्या से लेकर के बनारस तक 4 लेन की बात रही हो और चाहे वो अंबेडकर नगर में रिंग रोड बनाने की बात रही हो। हमारे क्षेत्र को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मैं इसी के साथ साथ आदरणीय नड्डा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस परिवार में जगह दिया है और उसी के साथ साथ मैं देश के गृह मंत्री जी का, जिन्होंने निरंतर मुझे
इस पूरी जर्नी में अपना गाइडेंस देने का काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरी तन्मयता से प्रदेश और देश की उन्नति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, अपने जिले के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों को जिताने के लिए पूरी मेहनत और पूरी ताकत से मैं काम करने का काम करूं। कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई और फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर कौशांबी से आपके टीवी स्क्रीन पर। पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। आग बुझाने के दौरान कुछ लोग झुलस भी गए हैं, एक गंभीर बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कौशांबी से यह बड़ी खबर, जहां पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है दर्दनाक, और साथ ही आग को बुझाने में भी कई लोग झुलस गए हैं, जिसमें से एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सहारनपुर स्थित इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद में गजवाए हिंद को मान्यता देने वाला फतवा जारी किया गया, जिस पर अयोध्या के धर्मगुरु ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर रोष जताते हुए मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि जिस तरीके से दारुल उलूम देवबंद पर अयोध्या के एक धर्मगुरु ने बयान दिया, उस पर बड़ा अफसोस होता है। उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले सभी धर्मगुरुओं को आपस में प्रेम मोहब्बत को बढ़ावा देने वाली बात करनी चाहिए। मुफ्ती असद कासमी ने देश की आजादी में दारुल उलूम देवबंद के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर दारुल उलूम देवबंद न होता तो इसके सपूत न होते, तो ये उलमा मौजूद न होते, तो ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद न होता। जिस तरीके से अयोध्या के एक धर्मगुरु है, उन्होंने बयान दिया है दारुल उलूम देवबंद को लेकर, तो बड़ा ही अफसोस होता है ऐसे धर्मगुरुओं को लेकर जो इस तरह के की भाषा का प्रयोग करते हैं इस मुल्क के अंदर रहकर। चाहिए तो ये था कि धर्मगुरुओं को आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत के बढ़ावा देने की बात करनी चाहिए और आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, अमन शांति का संदेश देना चाहिए। लेकिन कुछ धर्मगुरु ऐसे हैं जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक धार्मिक संस्था को लेकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि उनके लिए शोभा नहीं देती। सबसे पहले तो मैं इन धर्मगुरु से ये पूछना चाहता हूं कि शायद इनको हिंदुस्तान के इतिहास का मुताला नहीं, दारुल उलूम देवबंद ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, दारुल उलूम देवबंद का इतिहास इनको मालूम नहीं। अगर दारुल उलूम देवबंद ना होता और इसके सपूत ना होते, ये उलमा मौजूद ना होते, तो ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद ना होता। अंग्रेज जैसी जालिम व जाबिर कौम को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर अगर किसी ने किया है, वो दारुल उलूम देवबंद के सपूतों ने किया। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख का इन जैसे लोगों को मुताला करना चाहिए, उसके बाद में अपनी जबान को खोलना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि दारुल के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई तो दारुल को तोड़ दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ऐसे साधु संतों को अपनी जबान के ऊपर लगाम देने की जरूरत है। राजधानी लखनऊ में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। एयरपोर्ट से वापस आ रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ्लीट की एक गाड़ी अर्जुनगंज के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें कई पुलिस कर्मचारी सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पाकर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार, लखनऊ कमिश्नर और लखनऊ डीएम सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार घायल पुलिस कर्मचारियों को अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। हमीरपुर में सड़क ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर लगने से बाइक चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल युवक की गंभीर हालत को देखते हुए युवक को कानपुर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर सुमेरपुर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। हादसे की सूचना मिलने पर नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। तो यह खाली ट्रक की लापरवाही से हुई, ट्रक वालों की। वहां से गाड़ी फंस गई, मोटरसाइकिल फंस दिया, वहां से अपन क्रॉस कर रहे थे, फंस गई तो चले आए और छोड़ के गाड़ी फंस। क्या हुआ, पूरा मामला बताइए, क्या हुआ है? ये घटना हुई और क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ एक्सीडेंट? अरे ट्रक वाला चढ़ा दिया ऊपर। अच्छा। मोटरसाइकिल के सवार लड़के थे दो। कितने लोग थे? 2 लोग थे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? जी, आप लोगों की क्या मांगे? क्या प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम चाहते हैं कि ट्रकों के आवाज आगमन पर रोक लगाए, ओवरलोडिंग बंद हो। ओवरलोडिंग ले कहते हैं पूरी रोड में चलते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से आ रही है, जहां सड़क किनारे खड़ी 40 वर्षीय महिला को दूध के टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्राधिकारी नगर विक्रांत द्विवेदी और कोतवाली देहात प्रभारी नित्यानंद पांडे मौके पर पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। शनिवार शाम कुसुमा देवी गांव नरहरा थाना कोतवाली देहात कुसाड़ी के पास सड़क किनारे खड़ी हुई थी, तभी एक तेज रफ्तार दूध का टैंकर आया और महिला को रौंद दिया गया, जिसके चलते महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। यूपी के मेरठ में एक बच्ची का शव बोरे में बंद कचरे के ढेर में पड़ा मिला। जांच के बाद पुलिस को पता चला कि बच्ची 40 दिन से लापता थी। उसकी गुमशुदगी उसके परिवार वालों ने दर्ज कराई थी। घटना मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र के माचरा गांव की है। 14 जनवरी की शाम को बच्ची घर के बाहर खेलते समय लापता हुई थी। मकान से करीब 150 मीटर की दूरी पर कचरे के ढेर में बंद एक लाश मिली। बोरे में मिली लाश के गले में सुनहरी चुन्नी बंधी हुई थी, हाथ पैर भी बंधे हुए थे। माना जा रहा है कि किसी ने बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर बोरे में भरकर लाश को कूड़े में फेंक दिया गया। लाश काफी पुरानी और सड़ी हुई मिली है। मृतक बच्ची के पिता का कहना है कि 14 जनवरी की शाम बेटी के लापता होने के बाद उन्होंने थाना किठौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसएसपी से बार बार गुहार लगाने पर आश्वासन मिलता रहा, बच्ची को खोज रहे हैं, लेकिन पुलिस बच्ची को खोजने में नाकाम रही। ग्रामीणों ने बताया कि शाम को गांव के बाहर कचरे के ढेर में एक बोरा पड़ा हुआ नजर आया। जब पास जाकर देखा तो बोरे से एक पैर बाहर निकला हुआ था। गांव वालों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरे को खुलवाया तो अंदर से डेड बॉडी मिली। झांसी पुलिस जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। अभियान के तहत नवाबाद और स्वाट टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश से कारतूस चोरी और लूट का सामान बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक इलाके में पुलिस टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को कारकुवा जी मंदिर के पीछे जंगलों में पीछे शातिर बदमाश के छिपे होने की खबर मिली। ये थाना नवाबाद और स्वाट टीम द्वारा आज सुबह चेकिंग की जा रही थी, तो अरविंद रजक नामक व्यक्ति जो लगभग 32 साल का अटारी ग्वालियर का रहने वाला है, हाल में ये बरुआ सागर में रह रहा था। तो पुलिस को काफ़ी दिनों से तलाश थी और जब आज सुबह थाना नवाबाद और स्वाट टीम द्वारा यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी, तो उस चेकिंग के दौरान ये व्यक्ति संदिग्ध दिखा, तो जिसको पुलिस द्वारा पीछा किया गया, तो ये पुलिस पर गोलियां चलाई, तो जिससे पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ स्वाट टीम और नवाबाद द्वारा फायरिंग की गई, जिससे इसके पैर में गोली लगी। इसे चिकित्सा के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और इस दौरान इसके पास से सोने चांदी के जेवरात, एक अदद तमंचा और कारतूस और एक बाइक
और पूछताछ में ये पता चला कि ये जो नवाबाद बलुआ सागर है तो नवाबाद कोतवाली या अगल बगल कई चोरियां इसके द्वारा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।